गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमारे देश में भी सेकेंड नेशनल क्यूज कंपटीशन का आयोजन आर्यभट्ट विज्ञान क्लब रंका, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया झारखंड चैप्टर, एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल काउंसिल ऑफ यंग साइंटिस्ट झारखंड चैप्टर के द्वारा किया जा रहा है, जिसका थीम है कोविड प्रोटेक्शन बाय वैक्सीनेशन। तो इसका जो मेन उद्देश्य है, आने वाले जो स्टूडेंट के लिए वैक्सीनेशन होगा उसके लिए उन्हें पहले से मोटिवेटेड रखना, और अभी भी जो कोविड के लिए छूटे हुए लोग हैं वैसे लोगों को हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके एफर्ट से उन्हें कोविड का वैक्सीनेशन दिलाना, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट्स अपने घर वालों को मोटिवेट करते हैं वैक्सीन लेने के लिए तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसी चीज को देखते हुए हमारे साथ बहुत ही बड़े बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्टर यूएस शर्मा सर हैं, जिनके बारे में मैं परिचय देना चाहूंगा। वे एक्चुअली मध्य प्रदेश विज्ञान सभा, जो भारत में मध्य प्रदेश में विज्ञान का बहुत ही अग्रणी संस्था है, उसमें 25 वर्षों तक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, चीफ साइंटिस्ट के रूप में काम किया है, और वे वर्तमान में अनुपमा एजुकेशनल सोसाइटी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डायरेक्टर हैं। उसके अलावा उन्होंने वैक्सीन के लिए लंबे समय से काम किया है, और वे जो उनका 25 साल का जो महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस है हम लोगों के बीच बांटेंगे कि आखिर वैक्सीन क्या है, हमें क्यों लेना चाहिए। और हमारे बीच चूंकि स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं तो ये हमारे लिए काफी लाभदायक होगा कि वे उनसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो उनके मन में भ्रांतियां हो सकती है, या जो लोग वैक्सीन के बारे में बोलते हैं कि नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, जो भ्रांतियां फैली हुई है उससे संबंधित भी क्वेश्चन आप सभी पूछेंगे। और इन्होंने लंबे समय से चूंकि काम किया है, आपका जो भी पिपासा होगी ज्ञान का उसके बारे में आपको निश्चय ही आपको ज्ञान देंगे। सो वेलकम सर, यूएस शर्मा सर, आपका स्वागत है। सो थैंक यू आलोक। मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। आज अपन डिस्कस करेंगे कि वैक्सीन और इम्यूनिटी। थोड़ा सा आई विल स्टार्ट विद द हिस्ट्री ऑफ द वैक्सीन। वैक्सीन का क्या इतिहास रहा है, क्योंकि मैं पूरी बात है कि एक फंडामेंटल्स पे बात करूंगा कि वैक्सीन और इम्यूनिटी का क्या रिलेशनशिप है, कैसे होती है, जिससे आपको जो बहुत सारी इससे जो ना आपकी जो मिथ्स होंगे वो शायद अपने आप ही दूर हो जाएंगे। और उसके बाद भी अगर कोई डिस्कशन बचेगा तो आप लोग मेरे से सवाल कर सकते हैं। तो अगर आप हिस्ट्री अगर देखते हैं वैक्सीन की, तो वैसे तो आप देखा होगा कई बहुत सारा बात सुना होगा, नाग कन्याओं के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि वो जो है स्नेक का पॉइजन लेती थी। बहुत मोंक बहुत सारे ऐसे थे जो पॉइजन लेते थे। वो बेसिकली वहाँ वो स्टार्टिंग है वैक्सीन की, किस तरह से एंटीजेंस को जो है बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। अगर लेकिन साइंटिफिक जो फर्स्ट हमारा जो वैक्सीन बना था वो बना था 1798, जो स्मॉल पॉक्स के लिए बनाया था, और वो बनाया था एडवर्ड जेनर ने। और ये एडवर्ड जेनर साहब को भी फाउंडर ऑफ वैक्सीनोलॉजी माना जाता है कि उन्होंने साइंटिफिकली फर्स्ट वैक्सीन उन्होंने बनाया था। और उसके बाद फिर लुई पास्चर जी ने जो है, इन्होंने जो है एंथ्रेक्स का वैक्सीन बनाया, कोलेरा का वैक्सीन बनाया। इसी तरह 19th सेंचुरी में अगर आप देखेंगे तो प्लेग का वैक्सीन बना। फिर 1980 1950 के बीच में आप देखेंगे बहुत सारी सीरीज आप देखें, बच्चों का जो पूरा एक कार्ड बनता है कि इम्यूनाइजेशन कार्ड है, जिसमें आपका बीसीजी का टीका है, टिटनेस का टीके हैं, जो डिप्थीरिया का टीका 1926 में। तो ऐसे बहुत सारे टीके धीरे 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 करके एक के बाद एक जो है डेवलप हुए। और आज देखिए बच्चे के लिए पूरा एक इम्यूनाइजेशन कार्ड बनाया जाता है कि उसके किस एज पे कौन सा वैक्सीन लगेगा, और जिससे उसके पूरी लाइफ का एक प्रोटेक्शन जो तमाम तरह की जो बीमारियां पैथोजन से होने वाली से हो, चाहे बैक्टीरिया से हो, फंगस से हो, प्रोटोजोन से हो, तमाम तरह के वर्म से हो। तो इवन कई टाइम्स जो है ना एलर्जी, एलर्जिक जो पार्टिकल एंटीजेंस है वो हो, तो इन सबसे बचाव के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी होते हैं। और वैक्सीन का जो मैं एक बहुत ब्रीफ हिस्ट्री आपको रख रहा था। और जैसे जैसे शुरुआती दौर का जो प्रिंसिपल्स थे वैक्सीन बनाने के, अब जो है अब हम लोग मॉलिकुलर जेनेटिक्स जैसे जैसे आगे बढ़ा और डीएनए आरएनए के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई, तो वैक्सीन के तरीके भी बदल गए। जैसे अभी कोरोना वायरस में देखिए बहुत एडवांस स्टेज से जो है एडवांस टेक्नोलॉजी से वैक्सीन डेवलप किए हैं। तो बहुत सारे इस तरह के जो है आजकल तो एमआरएनए बेस्ड जो है टीके
जिसमें अभी हमारा जो कोरोना वायरस हो, बहुत सारे टीके जो mRNA बेस्ड है। तो ये एक डेवलप कैसे करते हैं वैक्सीन केमिस्ट्री, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। अगर हम ये देखें कि कोविड में अगर देखें वैक्सीन पर्टिकुलरली, तो कोविड में आप देखेंगे बहुत सारे वैक्सीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें प्रमुख जो कंपनी है जैसे फाइजर है, बायो एंड टेक है। बायो एंड टेक ही एक ही जो वैक्सीन है जो बच्चों के लिए अभी तक जो है अलाउ किया गया है, जो 5 साल से 11 साल के बच्चों के लिए। बाकी अभी किसी भी कंपनी का कोई भी वैक्सीन जो है इतने छोटे बच्चों के लिए वो नहीं किया गया, केवल एक ही कंपनी। फिर कोविशील्ड अपने एस्ट्राजेनिका का अपने जो कम से कम इंडिया में सबसे ज्यादा कोविशील्ड चल रहा है। फिर कोवैक्सीन आपका जो अपने भारत बायोटेक जो इंडिजिनस हमारी कंपनी है उसने बनाया, साइनोफार्म बना, साइनोवैक बना, मॉडर्ना का बना, जेंसन का बना, जॉनसन एंड जॉनसन ने डेवलप किया, स्पुतनिक रशिया का जो बना। ऐसे जो फेमस फेमस 8-10 जो बड़े बड़े वो है टीके बनाए गए। और इनका जो बेसिक प्रिंसिपल जो है अगर आप देखेंगे, देखिए ये काम कैसे करता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी एंटीजेंस, जब हम कोई भी फॉरेन, चाहे वो ड्रग हो, चाहे कोई बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंगस हो, जब बॉडी के अंदर एंटर करती है तो पहले से हमारा इम्यून सिस्टम उसको, अगर वो नया नहीं है तो पहले से हमारा इम्यून सिस्टम की मेमोरी में वो रहता है। तो जैसे ही वो एंटर करता है तो हमारी एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाती है और उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। अभी हिस्ट्री के बारे में मैं बोल चुका हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में आइए। दिस इज द लिस्ट ऑफ famous vaccines which is developed during the corona period. So I am talking about the Pfizer and BioNTech. इसका ही टीका जो अब बच्चों के जो लिए सिर्फ एक ही टीका अभी तक जो है फाइनल हुआ है, जो 5 से 11 साल के बच्चों के लिए। अदरवाइज अभी तक कोई भी टीका, सभी की सब अंडर ट्रायल्स है। कोविशील्ड के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कोविशील्ड लगा। और उसके बाद इंडिया में सबसे ज्यादा जो लगा वो भारत बायोटेक का कोवैक्सीन था। चाइना का साइनोवैक है, साइनोफार्म है, मॉडर्ना और फाइजर बड़े महंगे टीके तो इंडिया में इतना ज्यादा नहीं है। स्पुतनिक जो है रशिया का वो है वैक्सीन है। तो ये कुछ फेमस वैक्सीन हैं जो हमारे साइंटिस्ट ने काफी मेहनत करके और इतने कम समय में, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अभी इसलिए आप देखेंगे वैक्सीन के ऊपर हमेशा लगा दिस इज फॉर इमरजेंसी यूज, क्योंकि एज पर द गाइडलाइन वैक्सीन के ऊपर जो रिसर्च होनी चाहिए उतना रिसर्च हुई होती, इतने कम समय में संभव भी नहीं थी। तो इसलिए उसको जो है इमरजेंसी यूज के नाम से ये जितने भी जो अभी तक वैक्सीन बने हैं इस सबको जो है WHO की जो परमिशन है वो इमरजेंसी यूज के लिए, क्योंकि इमरजेंसी थी ही, इसलिए इमरजेंसी ही। अब ये थोड़ा देखेंगे कि ये जो है ना, थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में जाइए कि ये जो है कैसे काम करता है, ये जो वैक्सीन जो है ना किस तरह से काम करते हैं। तो देखिए इस फिगर में आप देखेंगे जो फर्स्ट है, आप देखेंगे मान लीजिए ये मीजल्स का एंटीजन है। एंटीजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और होल ऑर्गेनिज्म तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसका कोई एक पार्ट है जो सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है। जैसे इन केस ऑफ कोरोना वायरस में स्पाइक प्रोटीन जो होती है, वो स्पाइक प्रोटीन ही डिजीज कॉज करती है। तो इस पार्ट को हम एंटीजन बोलते हैं। तो एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जिसे हम एंटीबॉडी, तो बॉडी जो एंटीबॉडी बनती है वो एंटीजन के साथ अटैच करती है, जिससे एंटीजन जो है बॉडी के अंदर सेल के अंदर या तो एंटर ना कर पाए, अगर एंटर करता है तो एक्टिव ना हो पाए। दूसरा फोटो आप देखेंगे ये चिकन पॉक्स का है। तो देखिए जिस तरह का एंटीजन है उसी तरह की एंटीबॉडी, जिससे आप जैसे ताले में और चाबी जो फिट हो जाती है उसी तरह का जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, एंटीजन भी प्रोटीन स्ट्रक्चर और एंटीबॉडी भी प्रोटीन स्ट्रक्चर है। तो एंटीबॉडी में जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस तरह का स्ट्रक्चर में डेवलप होता है। चिकन पॉक्स का देखिए इसका जो है एंटीजन डिफरेंट साइज का है,
तो उसकी एंटीबॉडी का भी साइज डिफरेंट है। इसी तरह फ्लू का देखिए, फ्लू में अगर देखेंगे इसका जो आउटर जो एंटीजन का जो स्ट्रक्चर है वो उसी के अकॉर्डिंगली एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। अब ये इफ देयर इज एनी न्यू पैथोजेंस, फोर्थ जो आपका ग्रीन कलर का जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक नया पैथोजेंस है जिसके लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडी नहीं है, वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, तो उसके लिए फिर नई एंटीबॉडी डेवलप होती है, इट टेक्स टाइम। तो वैक्सीन भी सेम चीज, वही वैक्सीन मतलब ये एंटीजन हम जो एक तो नेचुरल तरीके से हम इन्फेक्ट हो जाए या हमको आर्टिफिशियल तरीके से दिया जाए, हमारे बॉडी में एंटर कराया जाए। तब अगर हमने एंटीजन लिया है, कोई माइक्रोब्स लिया है, वायरस को एंटर कराया है या बैक्टीरिया को एंटर कराया है, तो उसके जो एंटीजन पार्ट है उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी पूरी हमारे शरीर में बनती है और जो उसको न्यूट्रलाइज करती है, इसी को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। अच्छा देखिए, ये जो है ये नया जब आता है कोई, तो नए के लिए एक नई एंटीबॉडी डेवलप होती है, क्योंकि उसका जो एंटीजन का जो साइज शेप है वो बिल्कुल डिफरेंट है, जिसे पहले बॉडी पहचानती नहीं थी। जब आया तो एक नई एंटीबॉडी हमारे अंदर डेवलप होती है। तो ये इस तरह से ये कोई भी वैक्सीन काम जो करते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। अब ये देखें कि ये बनते किस तरीके से हैं, कैसे कितने तरीके से ये जो वैक्सीन बनाए जाते हैं। तो देखिए, मेन जो तरीका है वो 3 तरीके हैं। एक तो यह है कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया है उसको हम एटेन्यूएटेड कर दें या वीक कर दें। उसको वीक मीन्स इतना वीक कर दें कि आपकी बॉडी में जाके वो डिजीज कॉज ना कर सके और उसको बॉडी के अंदर एंटर करा दें, तो उसके अगेंस्ट हमारे एंटीबॉडी बनना चालू हो जाएगी। दूसरा एक तरीका ये होता है कि हम उसका कोई एक हिस्सा ले लें, जो मेन एंटीजन है वो ले लें, उसका कोई सब यूनिट ले लें, तो वो एक दूसरा तरीका हो सकता है। तीसरा एक तरीका ये होता है कि केवल और केवल हम उसका जेनेटिक मटेरियल ले लें, जैसे आरएनए ले लें या डीएनए ले लें, और उसको हम इसके ऊपर कैप्सुलेटेड करके उसको बॉडी के अंदर एंटर करा दें। तो 3 बेसिक तरीके हैं जिनसे वैक्सीन बनाए जाते हैं। तो पुराने जमाने में जो सबसे पुराने जो टीके बने हुए हैं, अब नेक्स्ट स्लाइड में जाइए प्लीज। नेक्स्ट ये, इफ यू सी द फर्स्ट पिक्चर, लाइव एटेन्यूएटेड, वीकेंड और इनएक्टिवेटेड, ये पहला तरीका है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको हम वीक कर दें, लाइव उसको कर दें, इनएक्टिवेट कर दें। तो ये क्योंकि ये डिजीज कॉज नहीं, तो इसमें अगर एग्जांपल्स देखें इस तरह के, तो जो मीजल्स है, मम्प्स है, रुबेला है, येलो फीवर है, इन्फ्लुएंजा है, ओरल पोलियो, ये सारे के सारे वैक्सीन इसी प्रिंसिपल से बने हुए हैं कि जो लाइव जो आपका ऑर्गेनिज्म है उसको एटेन्यूएट किया गया है, वीक किया गया है। और ये इसी तरह दूसरा तरीका है कि हम उसको टोटली किल्ड कर दें, जिसमें हमारा कोवैक्सीन जो बना है वो इसी प्रिंसिपल पे बना है कि जो वायरस या बैक्टीरिया है उसको हमने कंप्लीट किल कर दिया, और किल करने के बाद उसको बॉडी के अंदर एंटर कराया, तो वो डिजीज तो कॉज नहीं कर सकता, लेकिन उसको देख के एंटर करने से हमारी एंटीबॉडी एक्टिव हो जाती है। जिसमें पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, जापानी एन्सेफेलाइटिस है, हेपेटाइटिस ए है, रेबीज है, ये टीके इस सिद्धांत से बनाए गए हैं। और तीसरा एक चीज और है कि जैसे आपका डिप्थीरिया, टिटनेस है, इसमें जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होता है, टॉक्सिन्स भी ग्लाइकोप्रोटीन से होते हैं, वो उसी को हम एंटर करा दें सीधा बॉडी के अंदर, बजाय ऑर्गेनिज्म के वो जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहा है, उस टॉक्सिन्स को अगर हम प्रोड्यूस, तो उस टॉक्सिन के विरुद्ध भी एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। फिर नेक्स्ट की बात आती है कि सब यूनिट्स, जैसे कोरोना के केस में जो स्पाइक प्रोटीन है उसको हमने एज ए वैक्सीन यूज किया। वो रिकॉम्बिनेट फॉर्म में हो सकता है, पॉलीसेकेराइड फॉर्म में, पेप्टाइड फॉर्म में, तो एक कोई उसका हिस्सा ले लिए जो एंटीजन के रूप में काम करता है। इसमें भी आपका इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस ए है, इस तरह के वैक्सीन सब यूनिट के हिसाब से बनाए गए। या एक तरीका होता है कि उसको चकमा देने के लिए हम एक फॉल्स
वैक्सीन वायरस तैयार करें जो लगे तो वायरस जैसा, स्ट्रक्चर वायरस, जब एक्चुअल में वो वायरस नहीं है, तो वो वायरस लाइक पार्टिकल होगा। और इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो वो भी एक तरीका है वैक्सीन बनाने का। और उसमें उसका एक उदाहरण है ह्यूमन पेपिलो वायरस जो है, ये जो है वायरस उसी तरीके से बनाया गया है। तो ये अलग अलग तरीके से किस तरह से बेसिक प्रिंसिपल जो है वैक्सीन बनाने के, जो कहते हैं ना जहरी जहर की दवा है, तो उसी प्रिंसिपल पे ये वैक्सीन काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड आलोक जी। यस, ये इसी तरह सेम चीज के आउटर मेम्ब्रेन ऑफ वेसिकल्स को हम केवल यूज कर लें, उसके जो सबसे बाहर की सरफेस है, या प्रोटीन पॉलीसेकेराइड कॉन्जुगेट ले लें, उसको सीधा हम वैक्सीन की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्या एंटीजन को एंटर करने के लिए कोई व्हीकल की जरूरत होती है, तो उसको हम जो है वायरल वेक्टर की एक वायरस, ऐसा वायरस जो हमारे अंदर डिजीज कॉज नहीं कर सकता, लेकिन एज ए व्हीकल हम उसको इस्तेमाल करते हैं। और हम जो आपका पैथोजन का जीन है उसके अंदर एंटर करा के उस जीन को एंटर करा देते हैं, और वो जीन एंटीजन बनाता है। और जब वो एंटीजन बनाता है तो उसके खिलाफ हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनती है। तो ये भी एक प्रिंसिपल है, और इसी प्रिंसिपल पे भी अपने कोरोना वायरस के भी वो बने हैं। और ये एबोला इसका एक अच्छा एग्जांपल है कि वायरल वेक्टर्स से जो है ना वैक्सीन कैसे बनाई। अभी सबसे एडवांस जो अपना सार्स कोविड जो बनाया गया है, जितने भी टीके हैं आपके, जो मॉडर्ना और फाइजर के, वो न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन है। न्यूक्लिक वैक्सीन से एमआरएनए को सीधा लेकर के आप लिपिड कोट में डाल करके एंटर करा देते हैं, और वो आपके साइटोप्लाज्म में जब एंटर करता है तो वहां वो जो है एंटीजन बनाता है। मान लीजिए स्पाइक प्रोटीन के लिए जो एमआरएनए है वो हमने उसके अंदर करा दिया, और अब जैसे ही सेल साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर करेगा, once he entered into the cytoplasm, it will start the production of the glycoprotein that is called spike protein। और जब स्पाइक प्रोटीन बनाएगा तो हमारे एंटीबॉडी सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और बाद में ये जो एमआरएनए है इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस तरह से सार्स के जो मॉडर्ना फाइजर के जो वैक्सीन है वो इसी तरह के वैक्सीन बनाए गए हैं। अभी दो और थोड़ी सी एडवांस स्टेज चल रही जो एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, अभी उसके ऊपर काम नहीं है। तो इस तरह से वैक्सीन बनाने के मोटे मोटे जो तरीके हैं कि या तो हम उसको किल कर दें, या तो हम उसको वीक कर दें, या उसका जेनेटिक मटेरियल का वो पोर्शन जो एंटीजन बनाता है उसको लेकर के हम उसको एंटर करा दें। तो ये वैक्सीन बनाने के बेसिक तौर तरीके हैं कि जिससे वो जो है, कि देखिए नेक्स्ट 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 प्लीज, ये so this is three type of basic principles of making the vaccines. The first one is the using a whole virus or bacterium। पहला जो मैंने कहा पूरा वायरस को ले लिया जिसको या तो एटेन्यूएट किया या उसको किल कर दिया, या सेकंड पिक्चर में आप देखेंगे उसका एक पार्ट कोई ले लिया, और तीसरे में उसका केवल और केवल जेनेटिक मटेरियल आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ so this is the very brief about the vaccines, कि वैक्सीन का हिस्ट्री क्या है, वैक्सीन कैसे बनाए जाते हैं, क्या बेसिक प्रिंसिपल है वैक्सीन बनाने का, कैसे वो काम करता है, कैसे एंटीबॉडीज उसके साथ एसोसिएट होती हैं। तो एक वैक्सीनेशन वैक्सीन के बारे में एक बहुत ही ब्रीफ पिक्चर मैंने रखी है। अभी मैं बात करता हूँ कि इम्यूनिटी की बात करता हूँ कि इम्यूनिटी जो है, जब हमारा जो कोई भी एंटीजन एंटर करता है तो इम्यूनिटी सिस्टम वर्क कैसे करता है, किस तरह की इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो अगर हम देखें तो तीन तरह की इम्यूनिटी हमारी बॉडी में होती है। पहली इम्यूनिटी हमारी ऐसी है जो हमको बाय बर्थ अपने पेरेंट्स से मिलती है, जिस बोलते हैं इम्यूनिटी मीन्स हमको बीमारियों से लड़ने की, प्रतिरोध करने की क्षमता हमारे शरीर की, वो हम इम्यूनिटी कहलाती है। इन सब में सबसे अहम रोल, इम्यूनिटी में सबसे ज्यादा अहम रोल होता है प्रोटीन का।
चाहे वो एंटीबॉडी हो, एंटीबॉडी आल्सो पार्ट ऑफ द प्रोटीन, एंड एंटीजन आल्सो पार्ट ऑफ द प्रोटीन, एंजाइम आल्सो पार्ट ऑफ द प्रोटीन। तो ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है, जो बाय बर्थ हमको जो है नेचुरल इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, वो हमको अपने पेरेंट्स से मिलती है। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? हमारी स्किन है। स्किन इज द आउटर बैरियर टू ब्लॉक जर्म्स। नेक्स्ट स्लाइड में जाइए आलोक जी। तो सबसे बड़ा जो एग्जांपल है हमारा इन्नेट इम्यूनिटी का, वो है हमारी स्किन। स्किन हमारी जो सबसे बाहरी परत है, जो किसी भी एंटीजन को, बैक्टीरिया को, वायरस को, इसको जाने से रोकती है। और इसके साथ साथ अगर आप देखें आंखों में जो आंसू आते हैं, आप देखिए आंखों के जो आंसू आते हैं वो भी आपका एक इन्नेट इम्यूनिटी का एग्जांपल है। या हमारी स्किन से जो ऑयली जो ग्लैंड्स होती हैं वो ऑयल सीक्रेट करती हैं, वो एग्जांपल है। म्यूकस हमारे सलाइवा है, म्यूकस जो हमारे अंदर जो इंटेस्टाइन है, लंग्स है, इसके अंदर भी जो म्यूकस सीक्रेट करने वाली जो सेल्स है, वो इन्नेट इम्यूनिटी का एग्जांपल है। और फिर आपका जो है, जैसे आपका स्टोमक, जब आप खाना खाते हैं तो उसका जो पीएच या उसका जो एसिड्स डेवलप होते हैं, वो इन्नेट इम्यूनिटी का एग्जांपल है। और इन्नेट इम्यूनिटी के बहुत सारे केमिकल्स हैं, जैसे इन्नेट इम्यूनिटी का एग्जांपल है। तो ये फर्स्ट लाइन डिफेंस है, जैसे फौज में होता है ना कि फर्स्ट लाइन डिफेंस, देन सेकंड लाइन डिफेंस। तो जो हमारी बॉडी की फर्स्ट लाइन जो डिफेंस है वो इन्नेट इम्यूनिटी है। और इसी में जो आपने देखा होगा, ब्लड टेस्ट कराई हो तो वो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, आपका मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, हिस्टोसाइट्स, ऐसी बहुत सारी सेल्स के बारे में डब्ल्यूबीसी का काउंट जब लिखते हैं तो डब्ल्यूबीसी के अंदर बहुत सारा सेल्स के बारे में लिखा रहता है कि आपकी डब्ल्यूबीसी कितनी है, क्योंकि जब भी इन्फेक्शन होगा डब्ल्यूबीसी बढ़ेगी। व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं जो डब्ल्यूबीसी बोलते हैं जिनको। तो जैसे ही बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर इन्फेक्शन होगा तो डब्ल्यूबीसी बढ़ेगी, क्योंकि डब्ल्यूबीसी सेल्स है वो छिपी जो इम्यूनिटी, जो लड़ने की क्षमता रखती है उस इन्फेक्शन से। तो डब्ल्यूबीसी जो हमारी है, उन्हीं के अंदर जो है डिफरेंट अलग अलग तरह की जो मैक्रोफेजेज है, दो तरीके से काम करती है। कि एक तो जो इन्फेक्शन हुआ है उसको सीधा हम वो उसको मार दे, किल कर दे, खा जाए, जिसको कहते हैं ना ईट, खत्म कर दे उसको। तो वो उसको मैक्रोफेगस फैगोसिस्टोसिस भी बोलते हैं, कि वो जो है उसको सीधा आपने गल्फ एनगल्फ किया और उसको खत्म कर दिया। दूसरा एक सिस्टम इन्नेट में ये होता है कि सेल अपने आप में सुसाइड कर लेती है। जैसे मान लीजिए कोई कैंसर सेल है, वो इन्फेक्ट हुई, तो ये नेचुरल सुसाइड सिस्टम होता है सेल के अंदर, कि वो अपने आप को ही खत्म कर देगी, जिससे वो जो इन्फेक्टेड सेल है वो दूसरी सेल को इन्फेक्ट ना कर पाए। तो इसको सेल का सुसाइड करना भी बोलते हैं, या एपोप्टोसिस बोलते हैं इसको, इस पूरी प्रक्रिया को। तो इसमें सेल के अंदर इस तरह की सिस्टम है कि दूसरी सेल को इन्फेक्ट ना करे तो अपने आप सुसाइड कर ले। जैसे कई बार होता है ना कि वो बॉम्बर्स होते हैं, वो अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं अगर वो पकड़े जाते हैं। तो इसी तरह सेल भी सुसाइड करती है, और सुसाइड इसलिए करती है क्योंकि मेरे से दूसरी सेल जो है इन्फेक्ट ना हो। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो इन्नेट है, जो हमको जन्म के साथ ही मिलता है। और ये फर्स्ट लाइन डिफेंस है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी। और इसमें भी देखिए, और फिर सेकंड लाइन जो डिफेंस होती है, जिसे हम एडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, ये हमको एक्वायर करनी पड़ती है, ये पहले से नहीं होती है। जैसे जैसे हमारा एक्सपोजर होता है अलग अलग तरह के पैथोजन से होता है या एंटीजन से होता है, जैसे जैसे हमारा एक्सपोजर होगा वैसे वैसे ये इम्यूनिटी हम एक्वायर करते हैं। ये होती नहीं है हमारे अंदर। ये जैसे जैसे इन्फेक्शन हुआ, कभी किसी को कोई वायरस इन्फेक्शन हो गया, फिर कभी किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हमको इन्फेक्शन से एक्सपोजर हमारा जब होता है, तो उस एक्सपोजर के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, उसको हम एडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, कि वो हमने एक्वायर की है। और तीसरे तरह की एक इम्यूनिटी होती है जिसे पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। ये इम्यूनिटी का सबसे अच्छा उदाहरण है कि बच्चे
को जो है मदर के प्लेसेंटा से डिजीज से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी सप्लाई होती है उसको हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो देयर इज 3 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। ये 3 तरह की इम्यूनिटी आपके शरीर में होती है। और सबसे फर्स्ट लाइन डिफेंस हमारा इन्नेट इम्यूनिटी है। ये स्पेसिफिक नहीं होती, कोई भी पैथोजेंस जाए बॉडी के अंदर या कोई फॉरेन मटेरियल जाए, कोई टॉक्सिन्स जाता है, कोई ड्रग सप्लाई जाती है, तो फर्स्ट टाइप का जो है डिफेंस सिस्टम है, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरल है, सबके लिए है। लेकिन एडेप्टिव इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। जिस तरह का एंटीजन आएगा उसी तरह की एंटीबॉडीज डेवलप होंगी। सो ये एंटीजन स्पेसिफिक है, माइक्रो पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है ये एक्सपोजर के साथ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज आलोक। आलोक जी नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो जितनी भी हमारी जो व्हाइट ब्लड सेल्स बनती कहाँ है, वो बोन मैरो के अंदर बनती हैं। तो बोन मैरो के अंदर ही ये सारा जितनी भी हमारी इम्यूनिटी और डिजीज रजिस्टर बनने वाली जो सेल्स हैं वो बोन मैरो के अंदर बनती हैं। और बोन मैरो से 2 तरह का सिस्टम, एक हमने कहा था इन्नेट इम्यूनिटी वाली सेल्स और दूसरी एडेप्टिव इम्यूनिटी वाली सेल्स, और एक दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन वाली सेल्स होती है जिसे नेचुरल किलर सेल्स बोलते हैं। वो दोनों ही इन्नेट में भी होती हैं और आपके एडेप्टिव में भी होते हैं। तो ये दोनों सिस्टम इन्नेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी के कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं। तो अगर हम ये देखें कि ये देखिए मोनोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं। डेंड्राइटिक सेल्स क्या है, अपने जैसे इस तरह के जो सूडोपोडिया टाइप के जो निकालते हैं जिसमें से वो जो एंटीजन होता है उसको पकड़ सकती है, एनगल्फ कर सकती है। दूसरा मास सेल्स, देखे आप ब्लड टेस्ट कराते तो उसमें लिखा रहता है कि मास सेल्स का काउंट कितना है, न्यूट्रोफिल्स कितनी है, यूसिनोफिल्स कितनी है, बेसोफिल्स कितनी है। तो ये सारी सेल्स जो होती हैं ये WBC की ही अलग अलग तरह की सेल्स हैं जो अलग अलग तरह के आपके इम्यूनिटी को कॉज करती है, तैयार करती है, रजिस्ट करती है कोई भी पैथोजन हो। दूसरा जो एडेप्टिव है उसमें 2 बड़ी महत्वपूर्ण, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट सेल्स जो है बनती बोन मैरो में है, मैच्योर होती है थाइमस में जाके, तो दैट्स कॉल्ड, इसीलिए इसको टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। ये मैच्योर होगी, प्रोडक्शन इसका बोन मैरो में होगा, बट इसका मैचुरेशन जो होगा वो थाइमस ग्लैंड जो होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड के पीछे, तो वहां जाकर मैचुरेशन होता है, इसलिए इसको ये कहा जाता है ये टी। और आपकी जो लिम्फोसाइट है वो बनती भी है और मैच्योर भी होती है यही, जिसको हम बी लिम्फोसाइट बोलते हैं। तो टी लिम्फोसाइट बेसिकली इट्स कॉल्ड ए सोल्जर। जैसे सिपाही है जो फ्रंट लाइन में खड़ा हुआ है वो उसका काम होगा मारना लोगों को, लेकिन बी लिम्फोसाइट होती है ये फॉर मिलिट्री की एक तरह से आप समझ लीजिए कि इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस मीन्स कि ये एक बार अपनी मेमोरी में जब फीड कर लेती है किसी एंटीजन को, तो फिर वो जब भी आएगा तो क्विकली जो है ये रिस्पॉन्ड करती है। फर्स्ट टाइम ये नहीं करेगी, फर्स्ट टाइम में टी करेगी, सोल्जर करेगा, और सोल्जर जो है फिर मैसेज देता है आगे लिम्फोसाइट्स को, फिर बी सेल्स डेवलप होती है। और बी सेल्स जो है ना एक तरह से फौज की जैसे इंटेलिजेंस होता है उस तरह का ये इंटेलिजेंस सिस्टम है जो मेमोरी में रखता है किसी भी एंटीजन या माइक्रोब्स को। तो जब नेक्स्ट टाइम कभी भी जब कोई इन्फेक्शन होगा तो ये क्विकली रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये इस तरीके से ये वो काम करते हैं। और टी लिम्फोसाइट्स में भी 2 तरह की सेल्स होती हैं, एक CD4 होती है और एक CD8 होती है। CD मतलब क्लस्टर डिफरेंशिएशन 4 एंड क्लस्टर डिफरेंशिएशन 8 सेल्स। ये क्लस्टर CD4 को टी हेल्पर सेल्स कहते हैं कि ये हेल्प करती है CD8 सेल्स को, क्योंकि इनकी सेल के ऊपर जो प्रोटीन होती है वो को रिसेप्टर होता है CD8 वाली सेल के को रिसेप्टर, जो आपका टी सेल्स का जो रिसेप्टर होगा उसके लिए। तो ये CD4 खुद किल नहीं करती है, ये हेल्प करती है CD8 को किसी भी
माइक्रोब्स को खत्म करने के लिए। तो हम इसको CD4 को हेल्पर, टी हेल्पर सेल भी कहते हैं। अब ये टी सेल्स और बी लिम्फोसाइट सेल्स ये काम कैसे करते हैं? तो ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स की जो आउटर सरफेस होती है उस पे एंटीबॉडीज बनती हैं जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं। आपने कभी देखा होगा जब आपको वो हो जाता है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन का टेस्ट होता है कि साहब आईजीएम का लेवल क्या है, या आईजीए का लेवल क्या है, या आईजीजी का लेवल क्या है, आईजीई का लेवल क्या है। तो ये इन्फेक्शन के अलग अलग समय पे अलग अलग इम्यूनोग्लोबिन्स बनते हैं जिसके टेस्ट से पता चलता है कि आपका इन्फेक्शन कितना पुराना है, या अभी इनिशियल स्टेज में था, या मिडिल स्टेज में है, या आखिरी स्टेज में है, या खत्म हो चुका है। तो अलग अलग स्टेज पर अलग अलग तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनते हैं, ये एंटीबॉडी बनती है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, अलग अलग तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। तो ये हमारी एंटीबॉडी जो बनती है उससे हमको टेस्ट में ये पता चलता है कि हमारे अंदर इन्फेक्शन किस स्टेज में है। इसलिए डॉक्टर बोलता है आप इसका इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट करा लीजिए। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर जो इन्फेक्शन हुआ है वो इन्फेक्शन कितना पुराना है, इनिशिएट हो रहा है मिडिल स्टेज में या आपका फाइनल स्टेज में है। क्योंकि सभी पैथोजेंस का एक साइकिल होता है और वो साइकिल के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बनती है। सो ल्यूकोसाइट मतलब WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। दिस इज टू टाइप्स, फेगोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। फेगोसाइट्स वो सेल्स है जो सीधा खा जाती है या खत्म कर देती है उसको, और लिम्फोसाइट सेल्स जो है ना आपकी बोन मैरो में बनती, दोनों बोन मैरो में है, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं होती फेगोसाइट, लेकिन लिम्फोसाइट स्पेसिफिक होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट आलोक, नेक्स्ट नेक्स्ट। yeah this is again this the combination of both innate immunity, rapid response, and then हमेशा innate जो फर्स्ट लाइन है निश्चित रूप से जो फौज जो फर्स्ट लाइन पे खड़ी होगी उसको रिस्पॉन्स फास्ट करना पड़ेगा, तभी जो है दुश्मन से लड़ा जा सकता है। तो सिमिलरली इन्नेट इम्यूनिटी वेरी फास्ट, क्विक रिस्पॉन्ड करने वाली होती है, जिसमें अलग अलग तरह के सेल्स जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, मैक्रोफेगस है, डेंड्राइटिक सेल है, मास्ट सेल है, नेचुरल किलर सेल्स हैं, और ये इनोफिल है, न्यूट्रोफिल है, ये ग्रेनुलोसाइट सेल्स होती है। ये भी ग्रेनुलोसाइट सेल्स में ये भी ब्लास्ट करके अपने आप को खत्म कर लेती हैं अगर इन्फेक्टेड हो गई। तो सिमिलरली इन दोनों के बीच में नेचुरल जो किलर सेल्स होती हैं, ये दोनों सिस्टम के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करती हैं। सिमिलरली आपका जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्स करती है, क्योंकि चूंकि इंटेलिजेंस है तो फर्स्ट दे एनालाइज, वो पहले एनालाइज करती है कि एंटीजन किस तरह का है, और उसके हिसाब से फिर आपकी दूसरी सेल्स टी सेल्स जो है एक्टिवेट होती हैं, और टी सेल्स बी सेल्स को मैसेज देती हैं। मैसेज बी सेल्स फिर अपने पूरी फौज और बहुत सारी सेल्स मल्टीप्लाई होकर के फिर जिस जगह पे इन्फेक्शन होता है उस जगह पे वो ट्रांसपोर्ट होती है, ब्लड में सर्कुलेट होती रहती है। Now I'm coming on the basic structure of antibody. So if you see, antibodies are glycoproteins. There is two, big chain and a small chain. So you see the picture. This is the big chain of the protein and this is a small chain. और इसका जो अपर पोर्शन होता है दोनों ये वेरिएबल पोर्शन है, इट में चेंज अकॉर्डिंगली एंटीजन, क्योंकि एंटीजन जो है इसी जो इस पोर्शन से आकर के अटैच होता है। सो दिस इज वेरिएबल रीजन, ये चेंज होता है इसलिए इसको वेरिएबल रीजन बोलते हैं। बाकी पीछे जो दोनों स्मॉल माइनर जो चेन होती है प्रोटीन की, ये कांस्टेंट रहती है, इनमें चेंजेस नहीं होते। और ये दोनों ये एक तरह से जैसे वी शेप होता है ना, वी शेप की तरह जो ये प्रोटीन होती है, और ये आपस में जो चेन है वो डाइसल्फाइड ब्रिज से या बॉन्ड से जो है अटैच रहती हैं। तो एक तरह की ये जितनी भी एंटीबॉडीज हैं
वो ग्लाइकोप्रोटीन है, उनमें 4 चेन है इसके अंदर अलग अलग उसके अमीनो एसिड्स की। और ये जो अपर पोर्शन होता है इसमें करीब करीब 110 टू 130 अमीनो एसिड्स करीब करीब होते हैं। और इन अमीनो एसिड्स का अगर वेट, मोलिकुलर वेट देखें तो करीब 12,000 डाल्टन, किलो डाल्टन करीब होगा। तो इससे बिग स्ट्रक्चर्स और बिग मॉलिक्यूल्स। सो दिस इज द अबाउट द ब्रीफ एंटीबॉडी। अब हमारी जो इम्यूनिटी के अगर मैं बारे में बात करूं, इम्यूनिटी हमारी बात करते हैं कि साहब ये खाओ तो इससे इम्यूनिटी बूस्ट होगी, निश्चित होगी। कि बहुत सारे फूड्स हमारे ऐसे हैं जो इस तरह की जो आपकी एंटीबॉडी में जो प्रोटीन बनना है, जो एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर्स बन रहा है, उसको बूस्टअप करने के लिए कई तरह के आजकल फंक्शनल फूड्स भी हैं, हमारे ट्रेडिशनल फूड्स भी हैं, और बहुत सारी तरह के आजकल हर्बल फॉर्मुलेशन है। तो एक तरह से वो इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करने का काम करता है या उसको बूस्टअप करने का काम करता है। क्योंकि इम्यूनिटी अल्टीमेट अगर आप देखेंगे तो ये है क्या, पूरा खेल प्रोटीन का है। चाहे वो एंटीजन की तरफ से प्रोटीन आ रही है, चाहे कोई एंजाइम फंक्शन कर रहा है। तो प्रोटीन, इसलिए कहते हैं कि प्रोटीन बॉडी में जो है पर्याप्त रहनी चाहिए। और प्रोटीन भी फंक्शन तब करेगी जब बहुत सारे एंजाइम्स है जो एक्टिवेट तभी होते हैं जब उसके अंदर पर्टिकुलर मिनरल होगा, अदरवाइज वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो इस तरह से बॉडी के अंदर विटामिन, बॉडी के अंदर आपका मिनरल्स और बॉडी के अंदर प्रोटीन, ये मस्ट है आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए। तो इसके अलग अलग तरह के सोर्स आपके प्रोटीन का है, चाहे आपके विटामिन के हैं और मिनरल्स खासकर। अगर चाहे हमारे बॉडी के अंदर कितनी भी प्रोटीन हो, अगर मिनरल्स डिफिशिएंट है, क्योंकि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो कोई भी एंजाइम परफॉर्म नहीं करेगा। क्योंकि वो बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जिनको जो है एक पर्टिकुलर मिनरल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जैसे अपने हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन में आयरन एक बड़ा महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल होता है। तो मान लीजिए कि बॉडी में आपने प्रोटीन, बहुत सारी प्रोटीन आपके पास है, आपका प्रोटीन अल्फा चेन, गामा चेन बन भी रही है हीमोग्लोबिन की, लेकिन अगर आयरन मॉलिक्यूल डिफिशिएंट है तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। तो इसलिए हम बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिनको कोई ना कोई मिनरल्स चाहिए, कोई ना कोई एलिमेंट चाहिए, तभी वो जो है वर्क करेगा। क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम में भी केमिकल रिएक्शंस होती है, उसमें एंजाइम्स का अहम रोल होता है, और एंजाइम के बिना कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। तो इसलिए जो अगर आप देखें कि माइनर हैज ए मेजर रोल, तो देखिए बॉडी के में जो सबसे एंजाइम सबसे कम क्वांटिटी में, हार्मोन्स, एंजाइम्स, तो इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल है इवन इम्यूनिटी में, कि अगर इनका बैलेंस है प्रॉपर तो हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर रिस्पॉन्स करेगी एंटीबॉडी। और अगर वो नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडी अल्टीमेटली प्रोटीन प्रोडक्शन ही है, और प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए एमिनो एसिड्स आपको चाहिए बॉडी में, आपको प्रोटीन चाहिए बॉडी में, तो वो प्रॉपरली तभी आपकी डिजाइन होगी जब आपके प्रॉपर होगा। तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए दवा से ज्यादा आपको जरूरत है एक अच्छे संतुलित भोजन की, जिसमें सारी चीज आपके भोजन में शामिल होनी चाहिए, एक संतुलित मात्रा में हो, जिसके लिए बार बार बात की जाती है। और जो बच्चे वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है इसलिए भी हो जाती है कि अगर मान लीजिए हमारे देश के अंदर आप देखिए ना 50% पॉपुलेशन जो है माल नरिश्ड है। अब ऐसी परिस्थितियों में इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग हो सकती है? हम कहते जरूर हैं कि हिंदुस्तान में तो लोग इतना एक्सपोज रहते हैं पैथोजेंस को लेकर के कि इनकी इम्यूनिटी तो बहुत स्ट्रांग हुई, बट ये फैक्ट नहीं है। क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग आपकी तभी हो सकती है कि एक्सपोजर के साथ साथ एंटीबॉडीज बनने के लिए जो प्रोटीन आपको चाहिए वो है कि नहीं है, मिनरल्स आपकी बॉडी में है कि नहीं है, विटामिन है कि नहीं है। भले ही हम कितना भी एक्सपोज हो जाए पैथोजन से, लेकिन अगर ये चीज डिफिशिएंट है हमारी बॉडी में,
तो हम कभी भी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो सकती। तो जब फर्स्ट लहर आई तो आप देखिए सब लोगों ने ये कहा कि साहब हिंदुस्तान में तो बहुत लोगों की जो इम्यूनिटी है, इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, लेकिन रिजल्ट उल्टा हुआ। और उसका कारण यही था कि हम कह जरूर हमारा एक्सपोजर जरूर है, लेकिन एक्सपोजर के साथ साथ इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो हमको एक बैलेंस डाइट की जरूरत होती है, वो हिंदुस्तान में अभी भी बहुत कम है। तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ भी कैजुअलिटी बहुत हुई, वल्नरेबल पॉपुलेशन बहुत है हमारे यहाँ। तो इस तरह से इम्यूनिटी की ऐसी कोई चीज नहीं है कि खासकर एडेप्टिव जो इम्यूनिटी है कि आज कुछ किया और कल इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। इवन कोरोना वायरस के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में भी ये अभी बूस्टर डोज की भी बात होने लगी है कि थर्ड जो है कि कितने दिन तक जो एंटीबॉडी बनी है वो कितने दिन सस्टेन करती है। तो कई ऐसे वैक्सीन है जिनको बूस्ट करने के लिए फिर बूस्टर डोज देना पड़ता है। तो अभी भी जो है रिसर्च में ही चल रहे हैं कि अलग अलग जो है जो वैक्सीन, इवन इवन हमारी बॉडी भी, हर किसी के बॉडी का जो जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है, तो वो रिएक्ट भी डिफरेंट तरीके से करती है। कई लोग जो है बहुत ज्यादा ससेप्टिबल होते हैं और कई बहुत रजिस्ट होते हैं। जैसे जब आपका जो फर्स्ट जो कोविड का जो फर्स्ट जो वो आया, म्यूटेशन आया था, वेरिएंट आया, तो वो महिलाओं में उतना उसका इफेक्ट नहीं था जितना पुरुषों में था, इनिशियल जो वेरिएंट था। क्योंकि महिलाओं में जो जिस प्रोटीन को वो इन्वेड करता था, जिस सेल के अंदर एंटर करता था, वो प्रोटीन महिलाओं में बहुत कम होती। लेकिन जैसे जैसे हम वायरस को स्ट्रेस देते हैं, वायरस अपने आप को म्यूटेशन करता है। क्योंकि एमआरएनए का ये करेक्टर है, ये जो हमारा वायरस है वो आरएनए वायरस है और पॉजिटिव स्ट्रैंड वायरस है। मतलब ये इसका आरएनए सीधा मैसेंजर आरएनए एंटर करता है जो सीधा प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए जैसे जैसे हम जो है इसको आरएनए में, आरएनए का एक करेक्टर होता है कि उसमें म्यूटेशन होना ही होना है, क्योंकि उसके अंदर एडिटिंग सिस्टम नहीं होता। जैसे डीएनए में एक एडिटिंग या प्रूफ रीडिंग सिस्टम होता है कि कोई भी गलत एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस आएगा तो उसको काट के अलग करेगा और राइट एमिनो एसिड्स को उस जगह लेके आएगा। लेकिन वायरस में, सॉरी, आरएनए में ये सिस्टम नहीं होता है। आरएनए में एक बार कोई एमिनो एसिड रॉन्ग आ गया तो वो फिर आ जाता है और वही फिर म्यूटेशन या आप उसको वेरिएंट बोलते हैं। तो ऐसे जैसे अभी बहुत सारे बीच में आए, डेल्टा वेरिएंट आया, अल्फा आया, और अभी जो ओमिक्रॉन की बात होने लगी, ओमिक्रॉन के अंदर भी बहुत सारे म्यूटेशंस हैं, 50 से ज्यादा म्यूटेशंस के अंदर भी वेरिएंट्स हैं। लेकिन जो कंसर्न है कि ऐसा कोई म्यूटेशन जो अभी ओमिक्रॉन की बात रही, ये 10 गुना ज्यादा वो फास्ट जो है फैलता है इन कंपेरिजन टू डेल्टा, लेकिन फेटेलिटी रेट कम है उसके कंपेयर, डेल्टा के कंपेरिजन। तो ये आप देखिए डीएनए में अगर एक आध 2 करोड़ जाकर के कोई इम्यूनो एसिड्स ऐड होंगे तो कभी एक आध एरर हो सकती है, लेकिन इसके तो जो है हजारों में ही एरर शुरू हो जाती है। तो वायरस में म्यूटेशन होना, वेरिएंट होना कोई नई बात नहीं है, ये करेक्टर है उसका और ये होगा और होता रहेगा। और हम जैसे जैसे स्ट्रेस देंगे, मैं पहले भी टॉक में बोला था कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे म्यूटेशन से वेरिएंट्स भी आएंगे, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल का करेक्टर है कि दोनों का जेनेटिक मटेरियल, होस्ट का और पैथोजेंस का, दोनों के बीच में एक कंपटीशन क्रिएट होता है और कोशिश करते हैं एक दूसरे के साथ फाइट करने की। तो जैसे जैसे हमने वैक्सीन लिया तो उसके लिए हमने उसको स्ट्रेस दिया तो उसने अपने आप को चेंज किया, तो एंटीबॉडीज को चकमा देने में सफल हो सकता है। इसलिए कई बार 2-2 वैक्सीन डोज लगने के बाद भी कुछ इन्फेक्शन हुए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आपने वैक्सीन ले लिया है तो ये तो तय है कि उसकी जो है, उसकी जो उसका जो प्रभाव है वो उतना नहीं होगा जितना अगर आप नहीं लिए होते तो होता। तो आप कम से कम इतना तो आप बच सकते हैं अगर आपने दोनों डोज लिए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये डेल्टा के लिए बना था ये वैक्सीन तो अब जो है ओमिक्रॉन पे काम नहीं करेगा। निश्चित करेगा, हो सकता है कम करे, लेकिन करेगा जरूर। इतना स्पेसिफिक नहीं है वायरस का, चूंकि एंटीजन जो पार्ट है उसका, जो ग्लाइकोप्रोटीन कुछ डिफरेंट होगा, लेकिन ज्यादातर तो सिमिलरिटी है एंटीजेंस की। तो इसलिए जो है
वैक्सीन तो मस्ट है, वैक्सीन के बाद और कोई हमारे पास विकल्प नहीं है, वैक्सीन लेना ही पड़ेगा और लेना चाहिए। इसमें कोई कई लोग बोलते हैं कि साहब वो आपने आरएनए लिया है तो ऐसा नहीं हो कि हमारे डीएनए के साथ अटैच हो जाए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये आरएनए जो एंटर करता है वो आपके साइटोप्लाज्म में करता है, और हमारा डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर रहता है, तो वहां इसका कोई भी कांटेक्ट नहीं होता, और साइटोप्लाज्म में ही ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसलिए ऐसा कोई भ्रम नहीं पालना चाहिए कि इससे जो है हमारे डीएनए में कोई ये आरएनए वायरस जाकर के कुछ कर देगा, तो वो वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाता है। तो इस तरह के कई मिथ जो है लोगों के अंदर भी डेवलप हुए हैं, लेकिन ऐसी साइंटिफिकली देखा जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कहीं किसी को कोई नुकसान हुआ हो। इसलिए वैक्सीन के बारे में तो श्योर है कि वैक्सीनेशन कराना ही चाहिए। और अभी ये सही है कि बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए खासकर 18 के ऊपर तो आ गया है, 5 से 11 तक के लिए भी अभी आ गया है। अभी 5 से नीचे वाले बच्चों के ऊपर भी बहुत सारे ट्रायल्स अभी हो रहे हैं, और दूसरी कंपनियां भी ट्रायल्स कर रही हैं। तो बच्चे चूंकि बहुत वल्नरेबल नहीं है, तो थोड़ी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी उतनी नहीं है, और उनकी जो फोकस, जो पहली प्रायोरिटी की जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है हमारी, उस वल्नरेबल पॉपुलेशन को पहले वैक्सीन दिया जाए। तो ये इस तरीके से एक वैक्सीन और उसका इम्यूनिटी का एक रिलेशनशिप किस तरीके से है, ये मैंने अपनी बात रखी है। अगर इससे संबंधित कोई सवाल आप लोग रखना चाहें तो आलोक बोल सकते हैं सब लोगों को। थैंक यू वेरी मच। यस सर। सो किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। यस दिव्य, आस्क योर क्वेश्चन। सर आपका फेस नहीं दिख रहा है। अच्छा जी लीजिए। Good evening, sir. I'm Divyaraj of class 7C from MGM Higher Secondary School, Bokaro. Sir, my question to you is, if a person has a weak immunity, sir, how can he build it up? As I said earlier, that the immunity can build by taking the balanced diet. Okay. Because Okay, because all the particularly either innate or adaptive, the all either the part of the cell, maximum part of the protein, minerals, vitamins. So yeah, if you taking the balanced diet, definitely your immunity will be boost. Okay, thank you, sir. Anyone else who want to ask the question? कोई और है जो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो सर से? अच्छा, कोई नहीं। तो थैंक यू वेरी मच उमाशंकर शर्मा सर कि आप हमारे इस इवेंट में आए, और एक्चुअली आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया वैक्सीन से लेके इम्यूनिटी क्या होती है, वैक्सीन कैसे कारगर होता है किसी भी शरीर में, बहुत सारे एमिनो एसिड और आरएनए वगैरह के बारे में आपने बताया। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स इसको समझेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि और लोगों को मोटिवेट करेंगे वैक्सीन लेने के लिए, जिनके बीच ये भावना होती है कि वो कोविड का वैक्सीन नहीं लेना चाहते हैं, या बहुत सारे भ्रांतियां भी फैली हुई है हमारे बीच। तो इससे काफ़ी इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट पड़ेगा, हम लोग ऐसी आशा करते हैं। और जो स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट हुए हैं इस इवेंट में, हालांकि बहुत कम ही लोगों को ये चांसेस मिल पाया है, हम लोग इसे रिकॉर्ड करके जो अनदर सोर्स हैं जिसके थ्रू हम इसे बाकी इंडिया तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वही हमारा मेन मकसद था कि इसे रिकॉर्ड करके बाकी लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जो स्टूडेंट्स अभी इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो पाए वो काफ़ी अच्छा है, उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा है। तो इस तरह से इस इवेंट को सर अभी अब एंड करते हैं, अगर आपकी Yes. So thank you Alok for providing the opportunity to me to interact with the students and other audience. थैंक यू वेरी मच। Okay.